Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nurul Ilma Hassan from Dow Medical College, and I'll be teaching you 9th biology according to the new syllabus given by the Sindh Textbook Board, Jamshoro. Today, my topic will be Introduction to Biology, which is our first chapter. इस पहले चैप्टर की बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आज इस चैप्टर में हमारे पास जो बेसिक सवालात आते हैं वो है सबसे पहले कि बायोलॉजी क्या है, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी बायोलॉजी का तारुफ पढ़ेंगे कि बायोलॉजी खुद क्या है, बायोलॉजी किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं साइंटिफिकली, और फिर उसके मुताल्लिक़ मज़ीद कुछ गुफ्तगू करेंगे. बायोलॉजी क्या है, कैसे बनी, आइए बायोलॉजी पे बात करते हैं. जब हम कहते हैं लफ्ज़ बायोलॉजी तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजी के लफ्ज़ की खुद फॉर्मेशन कैसे हुई है. बायोलॉजी का जो लफ्ज़ आप आज पढ़ रहे हैं, ये बायोलॉजी का लफ्ज़ किन दो अल्फाज से बना है. ये दो अल्फाज क्या है? बायोलॉजी में बायो के लफ्ज़ की मानी है लाइफ और लॉजी का लफ्ज़ निकला है लोगोस से, जिसकी मीनिंग है स्टडी. Therefore, biology is the scientific study of life. और अगर सही मानों में बायोलॉजी को डिफाइन किया जाए तो इट्स द स्टडी ऑफ लाइफ. इट्स और या फिर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपकी किताब कहती है बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस which deals with the study of living beings. ये जो आपने पढ़ा कि ये बायोलॉजी का लफ्ज़ किस चीज़ से बना है, किन दो अल्फाज से मिलकर बना है, तो ये कहलाती है कि बायोलॉजी के लफ्ज़ की इटाइमोलॉजी क्या है. सही, हमने पढ़ लिया कि बायो के मीनिंग क्या है, लाइफ, लिविंग, और लोगोस का लफ्ज़ जो है वो थॉट, रीजनिंग या स्टडी से निकला है. यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये खुद ये जो लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं, ये बायोलॉजी में ये लाइफ क्या है. बायोलॉजी के लफ्ज़ को सुनते ही हमें पहली जो बात कहते हैं वो है स्टडी ऑफ लाइफ. तो ये लाइफ आखिर क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये हो गई कि लाइफ को डिफ़ाइन किया जाए, लेकिन हकीकतन आप लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते. ठीक है, लाइफ इटसेल्फ क्या है इसको सही तौर से डिस्क्राइब करना हम में से किसी के लिए भी मुमकिन नहीं. हाँ, एक तौर से हम कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस का नाम है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हों. ठीक, या फिर ये एक वाइटल फोर्स का नाम है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो. फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम लाइफ को इस तरह से डिफाइन कर देते हैं तो फिर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा. लिविंग ऑर्गेनिज्म आखिर किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो चीज़ें हैं, वो अशिया हैं, वो चीज़ें हैं जिनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की खुसूसियात मौजूद हों. अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक खुसूसियत होती है ग्रोथ की, यानी कि वो अपने साइज में इंक्रीज करेगा. दूसरी रिप्रोडक्शन की, और इसके अलावा भी चंद खुसूसियात होती हैं जैसे कि अपने माहौल के एतबार से अपने अंदर चेंजेस लाना, या फिर अपने माहौल के एतबार से अपने अंदर मुख्तलिफ चेंजेस पैदा कर लेना, या फिर जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेना. ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की खुसूसियात.
देयरफॉर लाइफ को अगर आपने डिफाइन करना है तो आप उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बैकग्राउंड में डिफाइन करेंगे। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसी चीज, एक ऐसा वजूद जिसके अंदर ग्रोथ की क्वालिटी मौजूद हो, यानी कि वो अपने साइज में इंक्रीज कर सकता हो, रिप्रोड्यूस करने की क्वालिटी हो, यानी कि वो अपने आप को अपने नंबर्स इंक्रीज कर सकता हो, खुद वो मुख्तलिफ सेल्स से बना हो, लिविंग यूनिट्स से बना हो, और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने की सलाहियत रखता हो। सही, ये तमाम खसूसियात किसकी होती हैं? ये होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से हम डिफाइन करते हैं लाइफ को कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ऐसा वजूद है जिसके अंदर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हों। ठीक, और लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं? लाइफ प्रोसेसेस मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि आप हेड टू टो अगर लेके चलिए तो नर्वस सिस्टम आपके पास मौजूद है। ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, यानी कि एक लाइफ प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में हर वक्त चल रहा है। अगर डाइजेशन की बात कर लीजिए, फिर जो है इस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की बात कर लीजिए, यानी कि मूवमेंट विद इन द बॉडी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मैटर्स विद इन द बॉडी, लाइक ब्लड, लाइक ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स। रेस्पिरेशन, सांस लेने का निज़ाम, निज़ाम तनफ़ुस जिसे कहते हैं हम। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एक्सक्रीशन, फिर डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किसके अंदर आती हैं? फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है, और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये लाइफ प्रोसेसेस मौजूद हो वो कहलाएगा कि उसके पास लाइफ मौजूद है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद कौन है? जिसके अंदर ग्रोथ की कैपेबिलिटी मौजूद हो, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी मौजूद हो। आपके सामने अगर दो अशिया रख दी जाएं, जैसे एक कुर्सी रख दी जाए, तो आप कैसे उसको कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? आप तब कहेंगे जब इसके अंदर ग्रो करने की सलाहियत ना हो। आपके हाथ में इस वक्त फोन रखा हुआ है या लैपटॉप सामने मौजूद है, क्या ये अपने साइज में इंक्रीज कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्या ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि अपने जैसे नए वजूद, नए लैपटॉप्स या नए मोबाइल्स पैदा कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। सही, यहाँ पे बात मुकम्मल होती है कि हम बायोलॉजी को डिफाइन कैसे करते हैं, और इससे मुताल्लिक़ जो दूसरी डेफिनेशन यानी कि लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बायोलॉजी को हमने डिफाइन कर दिया, और हमने कैसे डिफाइन किया कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेज व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। It is made up of two words that are bio and logy. Bio means life and logy means study or thought or reasoning. ठीक है, therefore biology is simply called study of life or living organisms. लाइफ को हमने डिफाइन कर दिया। हमने कहा कि लाइफ को हम प्रॉपरली डिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ प्रोसेसेस का चलना, ठीक है, जैसे कि हम एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि चलती का नाम गाड़ी। ठीक है, वैसे एक लाइफ प्रोसेसेस का होते रहना ये लाइफ कहलाता है। ठीक है, जहाँ ये लाइफ प्रोसेसेस कहीं स्टक हो जाएं, कहीं रुक जाएं, हम कहते हैं कि लाइफ नहीं रही। ठीक है, कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रुक जाए, हम कहते हैं लाइफ नहीं रही। ठीक है, फिर हमने लिविंग थिंग्स को डिफाइन कर दिया कि लिविंग थिंग्स कौन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन है। ठीक है, लिविंग थिंग्स वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम वजूद हैं जिनके अंदर लाइफ मौजूद है। ठीक है, और इनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन की कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ठीक है, ये खुद किससे बनी होंगी? सेल्स से बनी होंगी, और सेल्स से बनकर ये क्या फॉर्म करती हैं? सेल्स से बनकर ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती हैं। ठीक है, कभी कभी ये एक सिंगल सेल की भी होती हैं। ये सारी बातें हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सही, अब हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन कवर कर ली, तो अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात दो रहती हैं वो है डिवीजन और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आइए हम इस पे बात करें।
देखिए, अगर कभी आपसे कोई सवाल करे कि बायोलॉजी के 3 डिविजन्स बताएं, सही, तो याद रखिएगा कि कभी भी इनमें से इन 15 डेफिनेशंस में से कोई ना लिखिएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि बेटा डिविजन्स बताओ, तो डिविजन्स ये 3 हैं। बायोलॉजी के 3 मेन डिविजन्स जो आपकी किताब में डिस्कस्ड हैं, वो ये 3 हैं, यानी कि ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। सही, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी ये 3 डिविजन्स हैं। अगर कोई आपसे कहे 3 या 4 या 6 या 10 ब्रांचेस बताओ, तो आप इनमें से कुछ जरूर चूज कीजिएगा। लेकिन अगर कोई आपसे कहता हो कि बेटा सिर्फ और सिर्फ 3 डिविजन्स बताओ, तो इनमें से कुछ ना लिखिएगा बराहे करम, बल्कि यहाँ से लिखना है आपको। सही, तो आइए हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजी के 3 डिविजन्स क्या हैं। देखिए, अगर हम मेनली हम ऑर्गेनिज्म को लिखेंगे, हमने कहा कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अपने इर्द गिर्द जरा निगाह दौड़ाइए और बताइए कि आपके इर्द गिर्द कितने किस्म के ऑर्गेनिजम्स मेनली मौजूद हैं। देखिए, हमारे इर्द गिर्द खुद हम किसका हिस्सा है? ज़ूलॉजी का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हमारा शुमार खुद एनिमल्स में होता है, हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ एनिमल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये सब कहाँ स्टडी होंगे? ज़ूलॉजी में स्टडी होंगे। और ज़ूलॉजी को हम कैसे एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे? देखिए, जू का लफ्ज, लॉजी का लफ्ज तो हमने अभी अभी पढ़ा था। लॉजी क्या है? लॉजी के मीनिंग स्टडी, रीजनिंग, थॉट प्रोसेस। ठीक है, जू का लफ्ज कहाँ से आता है? जूलॉजिकल गार्डन, सब गए हो बचपन में चिड़ियाघर। ठीक है, जू के क्या मीनिंग होते हैं? होते ही मीनिंग जानवर हैं। ठीक है, एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जू, जून से वर्ड निकला है, ZOON। ठीक है, जोन से वर्ड निकला है और इसके मीनिंग क्या है? एनिमल्स। तो hence zoology is defined as the study of animals. Move forward and speak about botany. Botany का लफ्ज जो है, इसमें ये वर्ड जो बोटान का वर्ड है, जो बोटान वाला पार्ट है, that has been derived from Greek language and that means plants. ठीक है, बोटानिकल गार्डन भी होते हैं, जैसे zoological गार्डन होता है वैसे ही बोटानिकल गार्डन भी होता है। ठीक है, और बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इट्स एज सिंपल एज दिस। ठीक है, फिर आइए कि हम, आपको मालूम है कि आपके बॉडी के जो नंबर ऑफ सेल्स है, इनमें से मोर देन हाफ नंबर ऑफ सेल्स इज कंप्राइज्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट मस्ट बी समथिंग फॉर ऑफ अमेजमेंट टू यू। ठीक है, लेकिन हमें मेडिकल साइंस आज बताती है कि माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस है। वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ही खुद, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, तो इसमें 2/3 आर माइक्रो, 2/3 ऑफ द सेल्स आर माइक्रो, आर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगस एंड मेनी अदर्स। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो माइक्रोबायोलॉजी का लफ्ज देखिए कहाँ से निकला है? माइक्रो का लफ्ज निकला माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स से, जिसके अंदर कौन कौन आ गए? बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, फंगस भी बहुत सारे आते हैं, फंजाई। ठीक है, और फिर जो है आप मुख्तलिफ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जिनको आप शामिल करते हैं आपने प्रोटोक्टिस्टा में। ठीक है, लेकिन वो सब भी हम आगे पढ़ेंगे। यानी as simple as microorganisms are the organisms which cannot be seen with naked eye. Naked eye का मतलब आप उनको बगैर किसी लेंस के, बगैर किसी एक्स्ट्रा लेंस के मैग्निफिकेशन किए बगैर नहीं देख सकते, वो ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ those organisms, those microorganisms which cannot be seen with naked eye. ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अगर कोई आपसे सवाल करे कि बेटा 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बताइए, तो आप इन में से बताइएगा। और कभी आपसे कोई पूछे कि कितनी ब्रांचेस है बायोलॉजी की, तो कभी ये मत कहिएगा कि 15 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। 15 ब्रांचेस सिर्फ आपकी किताब में मौजूद हैं। ठीक है, जो मेन आपकी किताब में इनफैक्ट इससे ज्यादा है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में जो स्पेसिफिकली इन लिस्ट की गई हैं वो 15 है।
ठीक है। खुद इसी चैप्टर में जब आप आगे चलते हैं तो आपको मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी लिखेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही, बायोकेमिस्ट्री नहीं दिखाई दे रही, बायोफिजिक्स नहीं दिखाई दे रही, बायोमेट्री नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। हालांकि वो सब भी बायोलॉजी की एक तरह से ब्रांच ही है, ठीक है। और भी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जो कि यहाँ इनलिस्टेड नहीं है, लेकिन ये वो ब्रांचेस हैं, ये 15 वो ब्रांचेस हैं जो चैप्टर नंबर 1 में इनलिस्ट करके आपको आपकी किताब ने दी हैं, ठीक। आइए हम इनके हवाले से बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं इस वक्त की कमी के बायस सिर्फ 3 डेफिनेशंस आपको समझाऊंगी, सही, ताकि हम अपनी इस वीडियो को यहाँ पे मुकम्मल कर सकें और उसके बाद अगली वीडियो से इंशाल्लाह गुफ्तगू का आगाज करेंगे, ठीक। आइए मॉर्फोलॉजी पे बात करते हैं, सही। हमारे पास लफ्ज है मॉर्फोलॉजी, सही। आइए इस मॉर्फोलॉजी को स्टडी करें। मॉर्फोलॉजी का लफ्ज जो निकला है वो कहाँ से निकला है, पहले हमें ये मालूम करना होगा, ठीक है, कि मॉर्फोलॉजी की खुद की टाइमोलॉजी क्या है, ठीक है। लॉजी का लफ्ज तो अब तक आपको 4 जगह पढ़ने के बाद याद हो ही गया होगा कि इसकी मानी क्या है। आइए मॉर्फो पे बात करते हैं। देखिए, मॉर्फो के मीनिंग होते हैं फॉर्म या फिर शेप, सही, फॉर्म या फिर शेप। जबकि लॉजी की मीनिंग तो आपको मालूम ही है, वो क्या है, वो है स्टडी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शेप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो सकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ये zoological ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये बोटेनिकल ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब के जो ब्रांचेस आप पढ़ने वाले हैं, जो ब्रांचेस आप पढ़ेंगे, ये इन तीनों डिविजन्स पे, जो डिविजन्स आप पढ़ के आए थे उन सब पे एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म और शेप, यानी कि जो एग्जिस्टेंस, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, ठीक है। फॉर्म क्या होती है, शेप क्या होती है, इट्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। हम अगर कहते हैं कि जो है कोई रेक्टेंगल कैसा लगता है, ठीक है, तो हम कैसे कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, हम कहते हैं कि इसके 4 कॉर्नर और 4 साइड्स हैं। तो हमने कैसे बता दिया, हमने इस तरह से बताया कि इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है। तो सेम गोज फॉर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल appearance, external form or external structures of organisms, either it is a botanical or zoological organism or a microorganism, ठीक है। तो वो सब के सब कैसे आ जाएंगे, मॉर्फोलॉजी। लेट मी टेल यू कि अगर आप बात करें कुछ ऑर्गेनिजम्स की, नेम, देयर आर सम बैक्टीरिया जिनकी शेप जो होती है ना वो सर्कुलर होती है, ठीक है, ऐसे होते हैं वो, ठीक है, ऐसे होते हैं। या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी शेप जो होती है वो होती है ऐसी, ठीक है, बल्कि इसी तरह की होगी, ठीक है। जैसे आपने रेक्टेंगुलर देखा है, इसको हम कहते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया, इनको हम कहते हैं कॉक्साई बैक्टीरिया या फिर राउंडेड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, ये इनकी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स आर टेट्रापोड्स, ठीक है, यानी कि 4 पांव वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं व्हिच कैन लोकोमोट, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है वो इरेक्ट होती है, सीधी खड़ी होती है, ठीक है, विद अ फ्रंट एंड बैक पार्ट, ठीक है। 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, ये सब क्या है, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये हमने बात करी मॉर्फोलॉजी की, और मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन आई होप आप सबने लिख ली होगी। इट्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म और एक्सटर्नल अपीयरेंस और एक्सटर्नल शेप और एक्सटर्नल व्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दिस इज हाउ वी डिफाइन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। आइए अब अगली डेफिनेशन पे बात करते हैं, और अगली डेफिनेशन हमारे पास है एनाटॉमी,
ठीक है, एनाटमी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइंस है। सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो एनाटमी पढ़ते हैं। और एनाटमी है क्या, आइए आज इस पे बात करते हैं। एनाटमी को किस तरह से डिफाइन करेंगे हम, एनाटमी क्या है। एनाटमी का लफ्ज, अब आइए पहले तो हम एनाटमी की एनाटमी, वर्ड एनाटमी की एनाटमी करते हैं। एनाटमी क्या है, तो एनाटमी में जो वर्ड एना, जो पार्ट एना है वो कहाँ से निकला है, और बल्कि 3 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। राइट, और ये जो वाई है ना, ये इसके लगाने का मकसद बस स्टडी का वाई है, समझे, सही है। और बाकी आपके पास जो ये पार्ट्स हैं, एक आ गया एना और एक आ गया टॉम, राइट। तो एना का जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है, दैट मीन्स पार्ट्स, ठीक है। और या फिर आप समझ लें, आपके लिए आपकी बुक में एक वर्ड इसके लिए दिया हुआ है आप, लेकिन इसके जो एग्जैक्ट बनेंगे वो पार्ट, ठीक है। और टॉम is to cut up, टॉम is to cut, cutting, ठीक है। तो when you speak about anatomy, तो anatomy is the study of internal features of organism, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके इंटरनल फीचर्स क्या हैं, वो कैसा लगता है, ठीक है। अब जैसे आपने बहुत दफा सुना होगा कि हार्ट हैज 4 चेम्बर्स, ठीक है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स सुना होगा यकीनन, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चला, ये एनाटमी बताती है कि कोई ऑर्गेनिज्म इंटरनली कैसा लगता है। या प्लांट्स की बात कर लीजिए, तो प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो इसका प्लांट का जो स्टेम होता है, ठीक है, प्लांट का जो स्टेम होता है, दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, ये जो रेड पार्ट मैंने बनाया है, स्टेम वाला पार्ट, ये स्टेम वाला पार्ट जो है वो कैसे बनता है, ये स्टेम वाला पार्ट इंटरनली जाइलम, फ्लोएम और मुख्तलिफ वेसल्स से बनता है। ये आपको कैसे पता चला, ये एनाटमी से पता चला, ठीक है, एनाटमी ऑफ प्लांट से पता चला। तो आपने अगेन देखा कि एनाटमी को भी हमने दोनों ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करके देखा, ठीक है, दोनों डिविजन्स, 2 डिविजन्स पे अप्लाई करके देखा, ठीक है। एंड हाउ वुड यू डिफाइन एनाटमी, एनाटमी is defined as the study of internal parts of body, या internal appearance या internal features of living organisms by cutting them up, ठीक है। when you cut the body, when you cut an organisms and look into the internal features, internal appearances of different organs within an organism, you are doing anatomy, ठीक है, you are studying anatomy, ठीक है। this is how we define anatomy. Let's move forward and speak about the last definition of today's topic, which is सेल बायोलॉजी। आपकी किताब में इसको सेल बायोलॉजी कहा गया है। मैं इसका दूसरा नाम आपको बताती चलूं, इसका दूसरा नाम है साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। आइए, अगर ये डेफिनेशन इसको आपने समझना है तो कोई मसला है ही नहीं, ठीक है। आइए, ये आ गया साइटो, ये आ गया लॉजी। इसमें जो सेल इज साइटो, ठीक है। जब कभी आप साइटो की बात करें, साइटो का लफ्ज जहां पढ़ोगे समझ जाना साइटो की मीनिंग क्या है, सेल, ठीक है। जबकि लॉजी का जो लफ्ज है वो लॉजी बायोलॉजी से निकला है, ठीक है, यानी स्टडी, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। अब सेल खुद क्या होते हैं, हमें मालूम है कि सेल क्या होता है। सेल एक जो है, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको अगर कंप्लीटली डिफाइन करना है तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसी ईंट है आपके बॉडी की। एक वॉल बनती है तो ईंटों से बनती है ना, ईंटें जो हैं वो एक ऐसी ईंट है आपकी बॉडी की, ठीक है, जिसके अंदर तमाम लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हो रही है, एक्सक्रीशन एक्टिविटी भी हो रही है, रेस्पिरेशन एक्टिविटी भी हो रही है, डाइजेशन एक्टिविटी भी हो रही है, ठीक है। ये सब क्या है, ये लाइफ प्रोसेसेस विद इन अ सेल अगर हो रहे हैं, तो विद इन अ सिंगल यूनिट अगर हो रहे हैं, तो वो यूनिट कौन सा है, वो सेल है,
ठीक है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो सेल होता है ये किन किन चीजों से मिलके बेसिकली बनता है। ठीक है, किस यूनिट को आप कहेंगे सेल, किस स्ट्रक्चरल यूनिट को आप सेल कहेंगे। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चरल यूनिट सेल कहलाता है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होता है? एक ऐसा यूनिट जिसके पास कौन कौन मौजूद हो। एक चीज हो उसके पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या बल्कि हाँ चले सेल मेम्ब्रेन से बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक चीज उसके पास हो सेल वॉल, फिर एक चीज उसके पास हो न्यूक्लियस, ठीक है, और फिर एक चीज उसके पास हो जिसका नाम हम रखते हैं साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनील्स। ठीक है, दिस इज अबाउट सेल। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी टेक सेल। और सेल की जो स्टडी है कि सेल खुद क्या है, सेल के अंदर के जो मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स हैं वो क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी, सेल वॉल की स्टडी, न्यूक्लियस की स्टडी, साइटोप्लाज्म और इसके ऑर्गेनील्स की स्टडी, ये सब किसके अंडर आती है? सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंडर। ठीक है, उम्मीद है आप सबको आज की क्लास में कोई तमाम बातें समझ आई होंगी और आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।